हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं फाइनल सीए के केस सिनेरियोस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। एज ऑन फर्स्ट अप्रैल ए लिमिटेड हैज एन ओपनिंग शेयर ऑफ 10 lakhs। हमारे पास फर्स्ट अप्रैल 10 लाख शेयर ऑलरेडी है कंपनी के पास। ये इंडेक्स 20 बेस्ड है। अर्निंग पर शेयर ऑन 31st में ए लिमिटेड इश्यूज 2 लाख शेयर्स। 31st मई में हमने 2 लाख शेयर इशू किए। ऑन 30th नवंबर ए लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 for every 3। तीन के सामने हमने एक शेयर इशू किया, तो कंपनी ने यहाँ पे बोनस इशू किया 1:3। जब बोनस राइट में हम रेशियो लिखते हैं तो ऑलवेज ध्यान रखो, पहले हमेशा न्यू आता है। पहले हमेशा न्यू आता है। ऑन 20th Feb ए लिमिटेड इशू अनदर 2,50,000 शेयर्स। और हमने शेयर इशू किया ऑन 20th Feb। हमने 2 लाख शेयर, 2 लाख है कि 2,50,000, 2,50,000, हमने 2,50,000 का फ्रेश इशू किया है। ओके, 2,50,000 शेयर्स का फ्रेश इश्यू किया और ये हमारा मार्च एंडिंग है। फाइन। क्वेश्चन में ऑब्वियसली वेन्स पूछा है, जो डेटा दिया है अकॉर्डिंग टू दैट वेन्स फाइंड करते हैं। तो देखिए किस तरीके से आएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास कितने शेयर्स थे? 10 lakhs। तो वो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक था, तो उस पर हम 12 मंथ्स का वेट देंगे। उस पर ऑलवेज हम 12 मंथ्स का वेट देंगे। फिर हमने 2 लाख शेयर इशू किया ऑन 31st में। तो जो 2 लाख शेयर्स है वो हमने मई में इशू किया, तो उस पर 10 मंथ्स का वेट आएगा। मई से 31st मार्च, तो 10 मंथ्स का वेट आएगा। अब हमने 30th नवंबर में बोनस इशू किया। अब बोनस दो तरीके के हैं, बोनस ऑन 10 lakhs भी है और ऑन 2 lakhs भी है। बोनस 10 lakhs पे भी है, 2 lakhs पे भी है। अच्छा, सबसे पहला रूल एज पर इंडिया 20, बोनस का जो वेट होता है हम कहाँ से काउंट करते हैं? उसे 30th नवंबर से काउंट करना है या फिर कोई और डेट से? तो एज पर इंडिया 20 हम जब बोनस इशू करते हैं तो बोनस शेयर्स को स्टार्टिंग से काउंट किया जाएगा। बोनस शेयर को स्टार्टिंग से काउंट किया जाएगा, पहला ये याद रखो। फिर मैं एक और पॉइंट बताऊंगा। तो पहले तो बोनस हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, क्योंकि बोनस में उसका रीजन ये है कि पैसे नहीं आते। तो 30th नवंबर आए कि 1 अप्रैल आए, उससे क्या ही फर्क गिरता है, पैसे तो आए ही नहीं है। तो इसलिए बोनस का काउंटिंग स्टार्टिंग से होगा, हम जब उसका वेट्स में लेते हैं तो चलिए। तो 10 लाख शेयर्स पे बोनस, कितना बोनस है? 1:3। 1:3 मतलब तीन शेयर के सामने कंपनी एक शेयर दे रहा है, तो इंटू 1/3। इंटू 1/3। तो इस तरीके से हम बोनस को ये देंगे। बोनस शेयर्स का इतने बोनस शेयर बेसिकली 10/ये। फिर इनटू वेट्स क्या देना है? 12/12। स्टार्टिंग से हम उसको वेट स्टार्टिंग से देंगे। इसका वेट स्टार्टिंग से दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया बोनस में पैसे तो आ नहीं रहे, तो इसीलिए उसका वेट हम स्टार्टिंग से लेंगे। चलिए, ये भी ओके है। आगे जाते हैं। अब हमने इस पे भी तो बोनस डिक्लेयर किया होगा, तो वो भी ऐड होगा, प्लस 2 lakhs इंटू 1/3 उस पे भी आएगा। पर इसमें हम 12/12 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल शेयर्स है वो खुद 31st मई में आया। ओरिजिनल शेयर ही खुद 31st में आया, तो बोनस कैसे ओरिजिनल के पहले आएगा? ये तो ऐसे ही है ना कि सन तो फादर के बाद में ही आएगा, फादर के पहले कैसे आएगा? तो जो बोनस शेयर है वो ओरिजिनल शेयर से निकलते हैं। तो अगर ओरिजिनल शेयर ही 31st में है तो बोनस को भी 31st में लेना पड़ेगा। तो इसका वेट आएगा 10/12। तो ये ध्यान रखना, इसमें दोनों टाइप के बोनस है। जो हम ओपनिंग शेयर पे बोनस दे रहे हैं उसका वेट 12/12 आएगा। लेकिन जो हम ये जो शेयर्स है जो हमने 31st मई पे इशू किया है उस पे जो बोनस दे रहे हैं उसका वेट 10/12 होगा। आई होप ये ओके है। और फाइनली फिर 2,50,000। अब वो तो नॉर्मल फ्रेश इशू है, उसका वेट 1/12, क्योंकि वो फेब में इशू हुआ है, तो उस पर सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम है। दैट्स इट। अब इसका हम काउंट कर लेते हैं। तो पहला आएगा 10 lakhs, दूसरा आएगा 2 lakhs इंटू 10/12, तो 2 lakhs इंटू 10 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1,66,667। फिर नेक्स्ट है 10 lakhs डिवाइड बाई 3, दैट इज 3,33,333। नेक्स्ट है 2 lakhs डिवाइड बाई 3 इंटू 10/12, तो ये हो गया 55,556। और फाइनली 2,50,000 डिवाइड बाई 12, तो लास्ट वाला आया 20,833। दैट्स इट। ये हमारा वेन्स हो गया। तो 10 lakhs प्लस 1,66,667 प्लस 3,33,333 प्लस 55,556
प्लस 20,833, 15,76,389। तो ये हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। आई होप ये ओके है। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा, डिटरमाइन द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये 15,76,389। सेकंड केस पे आते हैं। ए लिमिटेड हैज अग्रीड इन अ डायरेक्टर्स मीटिंग टू सेल अ बिल्डिंग, एंड हमें बिल्डिंग सेल करना है, मतलब ये 105 से कनेक्टेड है। एनसीए, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, and has and has tentatively started looking for a buyer for the building. The price of the building has been fixed at 4 crores. हमने प्राइस 4 crores फिक्स किया, and a surveyor has valued the building based on market price, लेकिन 3.6 है। A Limited will continue to use the asset। क्या लिखा है? A Limited will continue to use the building until another building has been found with equivalent facilities and in a suitable location for the office staff, who will not be relocated until the new building has been found। Who will not be relocated until the new building has been found। जब तक न्यू बिल्डिंग नहीं बनेगा, हम इस बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे। तो 105 के हिसाब से क्या हम इसे हेल्ड फॉर सेल मान सकते हैं? तो अगर हम 105 के प्रोविजन देखते हैं, इंडिया 105 के प्रोविजन में क्या लिखा है, हम एसेट को कब हेल्ड फॉर सेल मानेंगे? तो उसका दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। एक तो हम प्रेजेंट कंडीशन में इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल, ऐसे नहीं बोलने चाहिए कि हम 10 महीने बाद डिलीवरी देंगे या हम सर्टन कंडीशन करने के बाद करेंगे। नहीं, इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। दूसरा, सेल मस्ट बी प्रोबेबल। जो सेल है, इट मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब ये क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, तो कंपनी क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है हम ये प्लेस हम कब वेकेट करेंगे? जब हमें न्यू प्रीमाइसेस मिलेगा, तो हम हमारे स्टाफ को रिलोकेट करेंगे। ये जो लास्ट टाइम ना, स्टाफ विल नॉट बी रिलोकेटेड अंटिल द न्यू बिल्डिंग हैज बीन फाउंड। इसका मतलब क्या ये प्रेजेंट प्रीमाइसेस इज अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन? क्या वो प्रेजेंटली अवेलेबल है? तो बिल्कुल नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम हमारे बायर को क्या बोल रहे हैं, हम तब खाली करेंगे जब हमें नया बिल्डिंग मिलेगा, हम हमारे स्टाफ को शिफ्ट करेंगे। उसके बाद तो नया बिल्डिंग कब मिलेगा क्या पता। तो इन शॉर्ट, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ड लिखा है टेंटेटिव, मतलब मैनेजमेंट कमिटेड भी नहीं है। कमिटेड भी नहीं है कि टेंटेटिवली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बायर, मतलब वो लोग ट्राई कर रहे हैं, टाइप्स कंफर्म नहीं कि करना ही है। टेंटेटिवली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, मार्केट प्राइस 4 है और हम 3 पॉइंट सॉरी मार्केट प्राइस 3.6 है और हम 4 करोड़ में बेचने को प्लान कर रहे हैं। हम 4 करोड़ में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इट इज नॉट प्रोबेबल। सेल प्रोबेबल कब नहीं होता है? जब तुम मार्केट प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो, मतलब मार्केट से ज्यादा डिमांड करते हो और काफी ज्यादा। तो इसमें 3.4 है, 3.6 मार्केट प्राइस और हम 4 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है ये नेगोशिएबल हो, कम करें। अगर हम वैसा भी सोचें, पहली बात, अगर हम सोचे कि नहीं 4 करोड़ ज्यादा है तो सेल इज नॉट प्रोबेबल, तो ये कंडीशन नहीं हुआ। चलो, कोई सोचेगा कि नहीं सर, ये तो खाली प्राइस कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर जब बायर आएगा तो हम 3.6 तक बेच देंगे, तो भी इट इज नॉट अ हेल्प फॉर सेल। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई जब नया प्रोमाइस आएगा तब खाली करेंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इट इज not held for sale. How should A Limited classify the building as given in the scenario? तो क्या ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है? नहीं। क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम अपने स्टाफ के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इन्वेंट्री तो है नहीं, ये तो गुड्स थोड़ी है हमारे लिए। इन शॉर्ट, इट इज पीपी, ये हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। फाइन। नेक्स्ट वन, केस सिनेरियो 34 पे आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो जो है वो है अगेन एस इंडिया 20 अर्निंग पर शेयर बेस्ड है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ द एंटिटी। ये इसॉप बेस्ड है, ऑप्शंस बेस्ड है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स, ये उनका प्रॉफिट है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 5 lakhs। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर 20 है। एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन 1 lakh। एक्सरसाइज प्राइस अंडर ऑप्शन 15। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं। बेसिक ईपीएस तो सिंपल है। बेसिक ईपीएस है 12 lakhs हमारा प्रॉफिट है और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स है 5 lakhs। तो हमें इससे बेसिक ईपीएस मिल जाएगा 12 lakhs डिवाइड बाई 5, दैट इज 2.4। तो हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर है 2.4। अब हम आते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, तो डाइल्यूटेड ईपीएस में आते हैं। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 12 lakhs। हमारे पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स एट प्रेजेंट है? 5 lakhs। अब हम देखते हैं कि
ऑप्शन के वजह से क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं, ऑप्शन के वजह से क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने शेयर्स हमने ऑफर किए हैं, हमने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं। एवरेज मार्केट प्राइस 20 है, जबकि मार्केट एवरेज मार्केट प्राइस 20 और हमने ऑफर किया 15 में। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, ये हमारा टोटल शेयर्स है, इसका दो ब्रेकअप करेंगे। हमें ऑप्शन में किस तरीके से सोचना है। तो 1 लाख टोटल शेयर्स है, उसमें से कितने शेयर्स हम फुल कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हैं और कितने शेयर्स हम नो कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स हम नो कंसिडरेशन मतलब टाइप ऑफ बोनस इशू कर रहे हैं। तो ये जो 1 लाख शेयर्स है उस पर हम कितने पैसे मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं 15 रुपीज। हम मांग रहे हैं 15 रुपीज। और जबकि उसका मार्केट प्राइस क्या है, 20। इसका मतलब अगर ये 1 लाख शेयर्स लोगों ने परचेज कर दिया तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे, पैसे आएंगे 15 लैक्स। हमारे पास 15 लैक्स कैश आएगा। और उस 15 लैक्स के सामने अगर मैंने मार्केट प्राइस पे ही शेयर इशू किया होता तो कितना शेयर इशू किया होता, तो 75,000 शेयर इशू किया होता। विच मीन्स जो टोटल 1 लाख शेयर है उसमें से हम 75,000 शेयर फुल कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हैं और बैलेंस 25,000 शेयर जो है वो हम नो कंसिडरेशन पे। विच सी बोलने का दो तरीका है, या तो हम बोलेंगे हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 15 पे सबके सब शेयर डिस्काउंट पे, या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम 75,000 शेयर फुल कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हैं एंड 25,000 शेयर नो कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका है बोलने का। आई होप ये ओके है, फाइन। तो इस केस में क्या होगा, हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं तो डाइल्यूटेड में क्या होता है, डाइल्यूटेड में हमें ये देखना होता है कि जो शेयर फ्यूचर में इशू होने वाले वो अगर करंट ईयर हो गए हो तो क्या होता। अब हमें डाइल्यूटेड ईपीएस के एंगल से देखना है। तो इसके वजह से डाइल्यूट नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम शेयर्स भी इशू कर रहे हैं और सामने पैसे भी ले रहे हैं। तो जब हम पैसे ले रहे हैं और प्रॉपर शेयर इशू कर रहे हैं और फुल पैसे ले रहे हैं, 75,000 के लिए हम फुल पैसे लेने वाले 20 रुपया, तो क्या उसके वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे पैसे ले रहे हैं ना, तो वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारा अर्निंग्स डाइल्यूट नहीं होगा। लेकिन ये जो 25,000 है जो हम फ्री में दे रहे हैं नो कंसिडरेशन, उसके वजह से डाइल्यूट होगा फ्यूचर में। हाँ, क्योंकि हम शेयर इश्यू कर रहे हैं पर पैसे नहीं ले रहे हैं। तो हमें यही सोचना है कि अगर ये 25,000 शेयर राइट ऑन डे वन इशू कर दिया होता तो क्या होता। राइट ऑन डे वन डाइल्यूटेड में हमेशा इस तरीके से सोचा जाता है कि अगर हमने स्टार्ट में इशू कर दिया होता तो क्या होता। तो 25,000 शेयर्स होता, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट नील। क्यों, क्योंकि ये जो 25,000 है उसके सामने हमने पैसे तो लिए नहीं है, और क्योंकि हमने पैसे नहीं लिए तो उसके सामने हमारा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो 12 लाख डिवाइड बाई 5,25,000 दैट इज 2.29। तो ये हो गया हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस 2.29। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसके एमसीक्यूज पे। फर्स्ट पूछा है बेसिक ईपीएस, तो वो हमारा 2.4। सेकंड पूछा है डाइल्यूटेड ईपीएस, तो वो हमारा 2.29। ठीक, अब बाकी दो ले लेते हैं, वो थियोरेटिकल है। सेकंड केस, डीईएफ लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 टन्स ऑफ कोको बीन at 1,000 per ton for delivery in 12 months. On the settlement date, market price for cocoa bean is 1,500 per ton. The contract cannot be settled. The contract cannot be settled net in cash and is entered for delivery of cocoa beans in line with DEF's expected purchase or usage requirement. इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, हमने 100 टन कोको बीन परचेज किया है एट 1,000 पर टन। 100 टन कोको बीन परचेज किया है एट 1,000 पर टन, ये रुपीज में, 1,000 रुपीज में हम कर रहे हैं। तो देखिए हम 1,000 में आज बाई कर रहे हैं, हम 1,000 में बाई कर रहे हैं और डिलीवरी इन 12 मंथ्स। अब ऑन द सेटलमेंट डेट द मार्केट प्राइस 1,500। अब एंड में मार्केट प्राइस 15 हो गया। तो इसका दो तरीका होता है सेटलमेंट का, या तो ग्रॉस या तो नेट। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने 100 टन कोको बीन बोला है हम परचेज करेंगे तो हम एक्चुअली परचेज करेंगे, तो वो होता है ग्रॉस सेटलमेंट। और नेट सेटलमेंट कब होता है, जब हम पार्टी को बोले कि नहीं भाई हमें कुछ कोको बीन नहीं लेना है, 1,000 में मैंने अग्री किया था, 1,500 हो गया, तू मुझे 500 रुपीज दे दे प्रॉफिट मेरा, दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। तो अगर हमें इसे सेटलमेंट जो करना है, सेटलमेंट जो करना है वो हमें अगर ग्रॉस करना है कि नेट करना है वो देखो। अगर नेट करना है, नेट सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट मतलब हम डिफरेंस पे सेटल कर देंगे। हम डिलीवरी नहीं लेंगे, हम बोलेंगे भाई 1,000 में हमने खरीदने का बात किया था, अब ये 1,500 हो गया है, तो 500 रुपीज का जो डिफरेंस है वो मुझे नेट दे दो, तो वो नेट सेटलमेंट होता है कैश में। तो इन दैट केस उसे हम डेरिवेटिव्स मानेंगे। लेकिन अगर ग्रॉस सेटलमेंट है, ग्रॉस मतलब जहां पे हम एक्चुअली डिलीवरी लेंगे,
जहां पे हम एक्चुअली डिलीवरी लेंगे, तो उस केस में ओन यूज एग्जम्पशन माना जाता है। ओन यूज एग्जम्पशन, ओन यूज एग्जम्पशन मतलब कि हम खुद के लिए खरीदने वाले हैं, हमें ये नेट सेटलमेंट नहीं करना, हम हमारे बिजनेस में यूज करेंगे। तो इन दैट केस इट इज नॉट अ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव नहीं है तो उस पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इट कैन नॉट बी सेटल लिखा है, तो इस पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूछा है, तो क्या ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या ये नॉन एग्जीक्यूटरी एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? तो डेरिवेटिव भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। एग्जीक्यूटरी और नॉन एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट देखो, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटरी एंड नॉन एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे दोनों पार्टी ने अपने काम इक्वली नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, तो ना गुड्स आया ना मैंने पैसे दिए, तो हम दोनों ने हमारा काम नहीं किया, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और नॉन एग्जीक्यूटरी उसका उल्टा, जहां पे एक पार्टी ने कर दिया काम या दोनों ने कर दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल ये है एग्जीक्यूटरी एंड नॉन डेरिवेटिव। ये कैश कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है क्योंकि पेमेंट इमीडिएट कुछ हुआ नहीं है। तो ये वाला केस है एग्जीक्यूटरी एंड नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं है, और क्योंकि हमने जैसे बताया कि वो नेट सेटलमेंट अलाउड ही नहीं है, तो नेट सेटलमेंट अलाउड नहीं है तो वो डेरिवेटिव नहीं है। और ये एग्जीक्यूटरी है क्योंकि दोनों पार्टी ने अपना काम अभी तक नहीं किया है। लास्ट केस पे आते हैं इसमें। DF Limited invest in CCPS, compulsorily convertible preference share issued by its subsidiary at 1,000 each. 1,000 rupees में हमने इश्यू किया है। Under the terms of the instrument, each CCPS is compulsorily convertible into one equity share of B Limited at the end of 5 years. Such CCPS carry dividend 12% payable only when declared at the discretion of B Limited. B Limited का discretion है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें दो चीजें इस इंस्ट्रूमेंट में, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या कैश में पे होने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है। और इंटरेस्ट क्या कंपल्सरी पे होने वाला है? क्या कंपल्सरी पे होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूअर। तो इन शॉर्ट, ना प्रिंसिपल कैश में पे होगा, ना इंटरेस्ट कैश में। इंटरेस्ट पे हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तो देर इज नो कैश ऑब्लिगेशन। ना प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन है, ना इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है। कंपनी इंटरेस्ट दे सकता है लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है, इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इशूअर। तो इसीलिए ये, इसमें कोई भी लाइबिलिटी कंपोनेंट नहीं है। लाइबिलिटी कब होता है? लाइबिलिटी कब माना जाता है? लाइबिलिटी हम तब मानेंगे, लाइबिलिटी हम तब मानते हैं जब कैश पेमेंट कंपलसरी होता है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है। ओके। ये एसेट तो है नहीं क्योंकि हमने इशू किया है, तो ये इक्विटी है। ये इक्विटी है क्योंकि इसमें कैश पेमेंट कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, तो ये इक्विटी कैटेगरी में आ जाएगा। फाइन। चलिए, बस एक केस सिनेरियो 35 बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, चलिए मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। बाय।